नमस्कार मित्रों। आज 10 जुलाई है और आज के कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज लगभग 11 कलाकारों के साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ये कलाकार सागर, कटनी, ग्वालियर, सीहोर, भिंड, भोपाल, इंदौर, खरगोन और डिंडोरी से हैं। इन कलाकारों ने बुंदेली अखाड़े के अलावा ढोलक, नगड़िया, बांसुरी वादन, लोक गायन, बघेली लोक गायन, लघु नाट्य, हास्य कविता, जनजातीय नृत्य, गणगौर नृत्य और कथक की प्रस्तुतियाँ हमको संयोजित करके भेजी है, जो हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आशा है आपको इन कलाकारों का प्रयास पसंद आएगा और आपका प्रोत्साहन हमेशा की तरह इस प्रस्तुति को, इस प्रकल्प को मिलेगा। धन्यवाद। मेरा नाम अजय कुमार पटेल है। मैं पुरानी सदर सागर शहर का निवासी हूँ और 36 साल बुंदेलखंड अखाड़े में करीबन 12 सालों से
मैं कार्य सीख रहा हूँ, जिसकी प्रस्तुति हमने मध्य प्रदेश के कई राज्यों में दी है, जिसमें हमारे गुरु श्री भगवान दास रेकवार जी हैं। उन्हीं की प्रशिक्षण में हमने हर चीज़ को सीखा और इसको हम कई जगह पे कर चुके हैं, जो हम आपको करके दिखाएंगे।
देख लो देश का ये काला धन भी अब गुलाबी हो।
मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, मैं वहां पाया जाता। आज भाई साहब के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हूँ। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, हालांकि मैं उन सब में ज़्यादा सुंदर था, इसलिए मेरा नंबर ज़रा देरी से आया। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की। भाई साहब आप तो एक बात बता दो, मैं ये इमरान हाशमी जैसा हसीन खूबसूरत होता तो आपको कौन सी मुझसे शादी करनी थी? जिसने शादी की बेचारी वही बड़ी परेशान। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि दुनिया में जितने भी काले लोग हुए उन्होंने बहुत नाम कमाए। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, संजय खत्री। अगला नंबर अपना ही है, और वो विवियन रिचर्ड्स तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गया। सही बता रहा हूँ भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा उससे ब्याज समेत लौटा कराऊंगा। ये भी देशभक्ति है। गलती कोई भी करे उसे बराबर डांट देना चाहिए। हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बराबर बांट देनी चाहिए, और जो जुबा भारत माता की जय ना बोल सके, मेरा तो कहना है उस जुबा को ही काट देनी चाहिए। समय बहुत लग जाएगा, और आपको मालूम है समय किसी के पास नहीं। समय किसी के पास नहीं, क्योंकि माना बेबी को बेस पसंद है, सलमान को ऐश पसंद है, मालिया को केस पसंद है, लालू को भेस पसंद है। हमने चुना है ऐसा प्रधान देश के लिए जिसको पूरा विश्व करता पसंद है। कहने का तात्पर्य ये भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए। जिसे जो काम सौंपा गया करने को राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूँ भाई साहब कि मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती है। वैसे मेरा जन्म एक दुर्घटना किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए था, पहले ही कह चुका हूँ। मैं तो बता रहा हूँ, मुंबई एक प्रोग्राम में गया, जैसी बोरीवली रेलवे स्टेशन पर उतरा था, एक जूते की पालिश वाला गया, कहने लगा भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रेंद्र यार प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। मेरे कवि मित्र मेरे साथ थे, कहने लगे क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए? पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं? पत्नी ने कहा स्किन कलर के दिखा लो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर के दिखाऊं? आपकी के भाई साहब के स्किन के कलर। मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नाखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों? तो ऐसे ऐसे नाखून घिसने से बाल काले रहते, सफेद नहीं होते। मैंने कहा भैया अपना तो सब कुछ काला, तो सफेद करने के लिए बता। बिल्कुल सफेद करने के लिए बता। मुझे तो याद है भाई साहब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। एक बार कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए, मैं भाई साहब और ये कवित्री, इत्तेफाक से दुर्घटना वहाँ भी घटित हुई। 18वीं मंजिल पर हमको ठहराया, दुर्घटना घटित हुई। कुछ होटल में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका भाई साहब को, 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका कवित्री को, तो झेलने वालों में होड़ मच गई। उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए अरे जलेबे को तो मत फेंको रहा है। उसके बाद ये मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए, जिस होटल में ठहरा मैं स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या दौड़ा गया और कूद गया। वो जितने भी लोग नहा रहे थे सब बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा कि क्या हुआ, तो क्या आदमी कलर छोड़ रहा है, मुझे उस स्विमिंग पूल से बाहर निकाल देगा भाई साहब। तो एक शाम यही साथ में बाजार में घूम रहे थे, पत्नी का हाथ लिया अपने हाथ में। एक शाम यूं ही साथ में बाजार में घूम रहे थे, पत्नी का हाथ लिया अपने हाथ में। सुहानी शाम में अरमान नए नए जग रहे थे। हम पत्नी को अनारकली और खुद को सलीम समझ रहे थे। पत्नी भी इस मौके का फायदा पूरी ईमानदारी से उठा रही थी और अपनी पेंडिंग मांग बारी बारी से पूरी करवा रही थी। तभी तुनक कर बोली कि बातें मत बनाओ और हमें कितना प्यार करते हो बताओ। मैंने कहा मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता हूँ और तेरा दिया हुआ जहर भी बिना देखे पी सकता हूँ। मैं पत्नी से कह गया है बात ही बात में कि ताजमहल जैसा कमरा जरूर बनाऊंगा तेरी याद में। मैंने इस पल का कई दिनों से अरमान सजा रखा है और तू घबरा मत, मैंने इस महंगाई की वजह से ईंट सीमेंट सरिया सब पहले से मंगा रखा है। तू अपनी कही हुई बातों पर अमल कर तो सही और मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, पर तू पहले मर तो सही। पत्नी तुरंत आ गई क्रोध में। विचार उसने भी रखे अपने प्रतिशोध में कि तुम मेरे मरने का इंतजार करते हो, देखना जरूर पछताओगे और मेरे मरने के बाद कहीं दूसरा ब्याह तो नहीं रचाओगे।
मैंने कहा प्राण प्रिय हम तेरी यादों में घुट घुट कर मरेंगे और जब तक तेरी 13वीं नहीं हो जाए दूसरा ब्याह नहीं करेंगे। पत्नी फिर झल्लाई, जोर से चिल्लाई कि प्राण प्रिय मैं भी तुम्हारी यादों से ही यह संसार सजाऊंगी और तुम मेरी याद में ताजमहल बनाओ ना बनाओ, मैं तुम्हारी याद में कुतुब मीनार जरूर बनाऊंगी, बनाकर रखूंगी इसे अप टू डेट। और जब भी दूसरा ब्याह किया तो अपने नए पति को करूंगी भेंट। हम दोनों एक दूसरे से खफा हो गए, कुछ देर के लिए समझो बेवफा हो गए। दोनों खड़े हो गए चुप्पी को साध कर, एक दूसरे के विरोध में अपने हाथों को बांधकर। कुछ देर को यूं लगा जैसे तूफान में सन्नाटा छा गया। तभी मेरा बेटा दौड़ता हुआ आ गया और कहने लगा कि पापा अंधेरों की पीड़ा क्या जाने रहनुमा उजालों के, अरे हाथ काट दिए जाते ताजमहल बनाने वालों के। मम्मी आपका दिमाग और पापा आपका खोपड़ा अच्छा है और छोड़ो इन बेकार की बातों को, क्योंकि ऐसे ताजमहल से तो अपना झोपड़ा ही अच्छा है। हमने अपनी अपनी चुप्पियाँ तोड़ी, प्रेम की चादर ओढ़ी। मैंने पत्नी को कहा कि तू मुझे मंजूर है और मैं तुझे स्वीकार हूँ, तू मेरा ताजमहल और मैं तेरा कुतुब मीनार हूँ। भाई साहब मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम कर सकता था, पर मेरा ज़मीर मुझे इस बात के लिए गंवाना नहीं चाहता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आकर्षित करे तो मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा अब इन कलमकारों के बीच कविता की कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। पूरा देश लगा हुआ है साहब बेटी बचाओ बेटी बचाओ। मैं कहना चाहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं बेटी की बचाने, बचाना है तो बेटों को बचाओ। बेटों को बचाओ कुसंस्कारों से, कुविचारों से, कुआधारों से। जिस दिन बेटे कुसंस्कार कुविचार कुआधार से बच गए उस दिन बेटियां खुद ब खुद बच जाएंगी। तो तब मैं कहना चाहता हूँ कि क्या होती है बेटियां, कि घर में लोबान सी बेटियां, घर में लोबान सी बेटियां, घंटी और अजान सी बेटियां, और इनकी पाकीज़गी को क्या बयां करूँ, नवरात्रि और रमजान सी बेटियां, नवरात्रि और रमजान सी बेटियां। तब मैं कहना चाहता हूँ कि समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो, पता नहीं बेटियां क्यों इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिसमें से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती, और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। सितारों को अपनी आंखों में महफूज रखना, लंबा है सफ़र दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी राह में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मैं शीला त्रिपाठी आज आपके सामने बघेली लोकगीत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रस्तुत है सबसे पहले बघेल खंड का विदाई गीत। बिने रे मयले हमें कैसे के रहबे, कैसे बीतबे दिन रैन हो। बिने रे मयले हमें कैसे के रहबे, कैसे बीतबे दिन रैन हो। जिने रे मयले की मैं बड़ी रे दुलारी, बाबूले देते विदेश हो। इतना जो सुनी लिहिन बेटी के माया, दौड़ी सोनरे घरे जाए हो। सोने के पिजड़ा बनावा मोरे सुनेरा, बेटी काले बे तुकाय हो। इतना जो सुनी लिहिन बेटी के बाबुल, तोड़ी आंगने बीचे जाए हो। करे मारा है धना घर के बहुरिया, बेटी का लिखा है विदेश हो।
प्रस्तुत है बघेलखंड का एक दादरा। खपड़ैले के बीर रे बास, नयन परे बूंदा गिरे। खपड़ैले के बीर रे बास, नयन परे बूंदा गिरे। बूंदा गिरे मोरे बूंदा गिरे, बूंदा गिरे रे मोरे बूंदा गिरे रे। खपड़ैले के बीर रे बास, नयन परे बूंदा गिरे। ससुरा जो होते घन के छबौते, ससुरा जो होते मोरे घन के छबौते। सासु रानी के कौन विश्वास, नयन परे बूंदा गिरे। सासु रानी के कौन विश्वास, नयन परे बूंदा गिरे। खपड़ैले के बीर रे बास, नयन परे बूंदा गिरे। जेठा जो होते घन के छबौते, जेठा जो होते मोरे घन के छबौते। जेठी रानी के कौन विश्वास, नयन परे बूंदा गिरे। खपड़ैले के बीर रे बास, नयन परे बूंदा गिरे। सैया जो होते घन के छबौते, सैया जो होते मोरे घन के छबौते। ननद रानी के कौन विश्वास, नयन परे बूंदा गिरे। खपड़ैले के बीर रे बास, नयन परे बूंदा गिरे। खपड़ैले के बीर रे बास, नयन परे बूंदा गिरे। नमस्कार।
आई गया सब लोग? चलो चलो शुरू करो। अरे रामलीला का अभ्यास करना कि नहीं करना है? हैं? तब सब चुपचाप क्यों बैठे हो रे? हैं? कहीं हो क्यों? बड़े में दिखाई नहीं दे रही हमारे। बड़े में कहां गया? क्यों पुतन की मां? बड़े में नहीं आया कहीं? कहीं बोले रही भजन मंडली में बड़े में नहीं आया वो? कहीं बात कर रही थी, किन्ने मना क्यों? सेठ ने मना करी? मैंने थार से कही थी पुत्तन की मां, ये पुत्तन को सेठ के मत भेज, लेकिन तू हमारी बात नहीं मानी थे, हमारी बात नहीं मानी। पुत्तन तू सेठ की बातों में आई क्यों बेटा? अरे मैं खूब जानू था सेठ को और उनके बाप दादे को भी। सड़ी सी पंसारी की दुकान चलाता तो उनको बाप और आज बन गए शेर को धन्नो सेठ। ये दुकानें, इमारतें, कारखाने सब ईमानदारी से खड़ी की ना उन्हें। अरे छोड़ लो, अरे छोड़ लो। ये तू नहीं बोल रहा बेटा, तारी वो जबान बोल रही है जो तलवे चाट चाट का दूसरा स्वाद भूल गई है। अरे पिद्दी भर को थो तू, पिद्दी भर को। बड़े मियाँ के जाके टट्टी करते तो, बड़े मियाँ सोचा सोचा करके तारे कंधे पर बैठा तो तब धर्म की बात नहीं थी। इतने साल रामलीला में गाया बजाया, ढोलक बजाई, तब किसी ने नहीं पूछा उनका धर्म। पिछले साल रामलीला हुई तब किने नहीं पूछे उनको धर्म। आज थोड़ा बहुत पैसा मिलवा लगी गया तो तुम सब सेठ की बातों में आई गया। तुम बड़े मियाँ को रामलीला से बाहर करी थी तुमने। अब मैं बड़े मियाँ को कहीं बोलूंगा, कहीं मुंह दिखाऊंगा। मत कर बेटा ऐसा, मत कर।